हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस क्लास में पीजीटी हिंदी का भी जो एग्ज़ाम हुआ है ईएमआरएस का, तो हिंदी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। इसमें तद्भव शब्द बताना है, कौन सा नहीं है। कार्य, आन, राय या फिर आग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य। जो कार्य दिया है ये तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, यह ही तत्सम शब्द है। आन, राय और आग ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो जो अत्यंत शब्द दिया गया है ये क्या है, प्रविशेषण है। यानी प्रविशेषण की परिभाषा होती है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो इसकी विशेषता, पदार्थ की विशेषता क्या है कि वो विषैला है, और विषैला की भी विशेषता क्या है कि वो अत्यंत यानी कैसा है, अधिक है। तो ये अत्यंत शब्द कैसा हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा चौथे नंबर पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। नहीं शब्द बताना था इसमें कि किस शब्द में स्वर संधि नहीं है। सदानंद, कल्पांत, रेखांश या सिंधूर्मी। तो जो सदानंद शब्द है ये स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, क्योंकि जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सत प्लस आनंद, यानी ये इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अव्ययीभाव समास है। इसमें से अव्ययीभाव समास बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किस में अव्ययीभाव समास है। यथा स्नान, आशातीत, राजपुत्र या प्रजापति। तो जो यथा स्नान शब्द दिया गया है इसमें यह अव्ययीभाव समास है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द किसमें है। मत, भ्रांति, विधि या मुद्रा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रांति। जो भ्रांति शब्द है इसमें क्या है, ये एक एकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। असंगत युग्म छांटना है इसमें से कि कौन सा है। तो देख, महाराजा का महाराजन होगा, मामा का मामी, नाला का नाली, चीटा का चीटी। तो इसमें से असंगत बताना है। तो देखिए, मामा का मामी होता है, नाला का नाली भी होता है, चीटा का चीटी होता है। लेकिन जो महाराजा दिया गया है इसका महाराजा नहीं होता, बल्कि इसका जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो महाराजा का क्या होगा, महारानी होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म बताना है कि कौन सा असंगत है, कौन सी रचना रचनाकार की नहीं है। तो जीप पर सवार इल्लियाँ या शरद जोशी की है, किले पर हिमालय धर्मवीर भारती, कला का जोखिम कुबेर नाथ राय, रचना के बादल रमेश चंद्र शाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला का जोखिम। ये कुबेर नाथ राय की रचना नहीं है। जबकि जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की है, किले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है, और रचना के बदले ये रमेश चंद्र शाह की है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। इसमें रस्सी का रस्से होगा, बच्चा का बच्चे, लोटा का लोटे, घोड़ा का घोड़े। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रस्सी का रस्से नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रस्सी का रस्सियाँ हो जाएगा। बच्चा का बच्ची होता है, लोटा का लोटे, घोड़ा का घोड़े, लेकिन रस्सी का रस्सी नहीं होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखक हैं। पिंजरे की मैना
ये किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग या फिर चंद्र किरण सोनी रेक्सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभा खेतान। गाइस, अगर आपको इसमें कोई संदेह लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म बताना है। तो अगला प्रश्न है कि संज्ञा शब्दों में असंगत है। इसमें संज्ञा शब्दों में असंगत शब्द को छांटना है कि किसमें संज्ञा गलत लगी हुई है। बचपन जातिवाचक संज्ञा, कामधेनु व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक या सच्चाई भाववाचक। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बचपन है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कामधेनु व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक, सच्चाई भाववाचक। इसी प्रकार ये बचपन भी क्या है? ये जातिवाचक ना होकर के क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म, इसमें भी असंगत युग्म छांटना है। कौन सा असंगत दिया गया है? गीत का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है, भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की, या इतने पास अपने कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इतने पास अपने। ये कुंवर नारायण की रचना नहीं है, जबकि गीत का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध, इतने पास अपने, ये कुंवर नारायण की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान की नारी पात्र है। गोदान की नारी पात्र इसमें से कौन सी है? शहजादी, जालपा, बासंती या शोभा। तो इसमें शोभा ये क्या है? गोदान की नारी पात्र है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राहुल सांस्कृत्यायन का स्मरण नहीं है। इसमें संस्मरण नहीं है। कौन सा संस्मरण राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, 20वीं सदी का बाड़बाट, बचपन की स्मृतियाँ या असहयोग के मेरे साथी। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वीं सदी का बाड़बाट ये राहुल सांस्कृत्यायन का संस्मरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा, इस कृति के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? तो हमारा मुक्तिबोध ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका कौन है? जमाने में हम, ये किसकी आत्मकथा है पूछा गया है। इसमें चित्रा मुदगल, रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, निर्मला जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला जैन। ये किसकी आत्मकथा है? जमाने में हम, ये निर्मला जैन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र नहीं है। इसमें से बताना है। पथ के साथी, वन तुलसी की गंध, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो जो वन तुलसी की गंध है ये महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है, बल्कि किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वन तुलसी की गंध, ये महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है, बल्कि किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का।
अगला प्रश्न देखते हैं कि धिक आए तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। ये प्रस्तुत पंक्तियां निराला की किस कविता से ली गई हैं? विधवा, सरोज स्मृति, तुलसीदास या राम की शक्ति पूजा। तो ये किसकी है? ये तुलसीदास से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? तुलसीदास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पद्म पुराण की सदलमेश, प्रेम सागर लल्लूलाल, उदयभान चरित ईसा अल्लाह खां या मुंतखबुत वारीख मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्म पुराण। ये किसकी रचना है? पद्म पुराण ये पद्म सिंह शर्मा की रचना है। किसकी है? पद्म पुराण के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर मध्वाचार्य। तो जो मध्वाचार्य है ये द्वैतवादी संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? किसके अनुसार पूछा गया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात शुक्ल की जी के द्वारा नहीं कही गई? कौन सी बात? कि खुसरो में उक्ति व चित्र नहीं मिलता है। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार थे। ये जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे या इनकी पहेलियां और मुकर्रियां प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुसरो में उक्ति व चित्र नहीं मिलता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है। कौन है? दादू, नामदेव, कबीर या फिर रैदास। तो इसका जो सही आंसर है वो चला जाएगा किस पर? दूसरे ऑप्शन पर, नामदेव। ये पंक्तियां किसकी हैं? नामदेव कवि की हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही? कौन सी बात थी जो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही विद्यापति के बारे में? विद्यापति सैव थे। विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा के व्यवहार किया है, या विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते थे। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये किसने कहा है? तो ये तुलसीदास ने कहा है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा है? तो देखिए, चारण काल सबसे पहले कहा तो था किसने? राम कुमार वर्मा ने। लेकिन इसमें सर्वप्रथम शब्द लगा है कि सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये चला जाएगा हमारे दूसरे ऑप्शन पर। किसमें? दूसरे, जॉर्ज ग्रीसन ने। आदिकाल के साहित्य को, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सबसे पहले किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रीसन ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कौन सी रचना इसमें बताना है देव की नहीं है? तो प्रेम तरंग, भाव विलास, अष्टयाम या श्रृंगार निर्णय। तो जो अष्टयाम है ये देव की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? नाभादास की। अष्टयाम रचना किसकी है? नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, बताना है इसमें कौन नहीं है? गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कुम्भन दास या स्वामी हरिदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास। ये अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है, बताना इसमें कौन सा नहीं है? सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। कृपा राम, नंददास, कृष्णदास या कुम्भन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कृपा राम। ये सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र, काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी, साहित्य सार के मतीराम या फिर रसराज भूषण। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा रसराज। ये जो रसराज रचना है ये किसकी रचना है? ये भूषण की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? मतीराम की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा नहीं है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नाभादास, दादू दयाल, धर्मदास या फिर गुरु नानक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से केशव दास की रचना बताना है कौन सी नहीं है? इसमें से हनुमान नाटक, रस सागर, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान नाटक। क्या हो जाएगा? हनुमान नाटक, क्योंकि जो हनुमान नाटक है ये केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? हृदय राम की। किसकी है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के पूछा गया है। गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, नंददास, कृष्णदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंददास। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? ये नंददास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंखें नीची होना, इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? आंखें नीची होना, नुकसान हो जाना, लज्जित होना, शर्माना या फिर बहुत दुखी होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लज्जित होना, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आंखें नीची होना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लज्जित होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कामदेव का बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है? मीन केतु, अनंग, मनसिज। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो जो अनंग है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूरत सिंगार की उजारी छवि आठी भांति, दीठी लालसा की लोय ननी, लैले आजहियो, रति रसना स्वाद, पकौड़े पुनीतकारी पाए पावड़े, चूमी चूमी के कपोलननी सो माझियो। इस प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? बोधा, केशवदास, घनानंद या सेनापति।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? घनानंद। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला हो जाना, या फिर मुसीबत से छुटकारा मिलना, कष्ट पर कष्ट आना, या फिर लगातार बीमार होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट पर कष्ट आना। ये क्या है? कंगाली में आटा गीला होना के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? इसमें से धंधा, कनिष्ठ, झूठ, या फिर सीधा साधा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधा साधा। ये क्या है? ये एक अशुद्ध शब्द है। सीधा का सादा नहीं होता है, साधा शब्द होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में हरिवंशराय बच्चन की रचना नहीं है, इसमें से बताना है कौन सी नहीं है। परिमल, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, या निशा निमंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिमल। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमल। जो परिमल शब्द है ये हरिवंशराय बच्चन की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कृष्णा सोबती की रचना नहीं है, बताना है। समय सरगम, डार से बिछुड़ी, जिंदगी और गुलाब के फूल, या चित्रो मित्रो मरजानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंदगी और गुलाब के फूल। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जिंदगी और गुलाब के फूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। केदारनाथ सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, या फिर राम विलास शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया, कब किया था? 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, या फिर 14 सितंबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा? अभी ये वाला क्वेश्चन रह गया था कि रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है नागेंद्र। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा में ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर बताना है। तो ये है 14 सितंबर 1949। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963, या राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा संकल्प 1965। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा संकल्प 1965। अगला प्रश्न देखते हैं, सच है कला निसर्ग मुक्त है, नियति ना तो नीति सेविका और ना चाटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसके फूलों में कला फूल पर गिरे व्योम मंडल में मर्दाता है। इन काव्य पंक्तियों की रचनाकार पूछा गया कौन है? श्रीकांत वर्मा, निराला, दिनकर, या फिर आज्ञे।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसकी पंक्ति है? ये है रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप में इस कविता के रचयिता कौन है? सीढ़ियों पर धूप में, तो इसके रचयिता पूछा गया है कौन है? अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? तो बताया था कि राजभाषा संकल्प 1965। अगला प्रश्न है, सच है कला निसर्ग मुक्त है, नियति ना तो नीति सेविका है न चाटका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसके फूलों पर कला लोक पर गिरे व्योम मंडल में मंडराता है। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके जो सही रचनाकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह की रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता या फिर रघुवीर सहाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, कौन सा? रघुवीर सहाय। हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, इसमें से बताना है। परिमल, एकांत संगीत, मिलन नियामनी या फिर निशा निमंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? परिमल। हरिवंश राय बच्चन की ये रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कृष्णा सोबती की रचना नहीं है, बताना है इसमें से कौन सी नहीं है। समय, सरगम, डार से बिछड़ी, जिंदगी और गुलाब के फूल या फिर मित्रों मरजानी। तो इसका जो सही आंसर होगा जिंदगी और गुलाब के फूल। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंदगी और गुलाब के फूल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तार सप्तक का कवि नहीं है, बताना है इसमें कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं था। तो ये थे केदारनाथ सिंह। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रस सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस सिद्धांत की निर्मला जैन, भरत मुनि, पंडित राज जगन्नाथ या फिर नगेंद्र। तो रस सिद्धांत के जो लेखक हैं वो कौन है? नगेंद्र। यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया था कब? हिंदी को संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1991, 51, 48 या फिर 14 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है। तो राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963, राष्ट्रपति के आदेश 1960 या राजभाषा संकल्प 1965। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
राजभाषा संकल्प 1965 ईस्वी में, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित सच है कला निसर्ग मुक्त निर्यात, मतलब ये एक क्या पद दिया गया है और इसका सही आंसर क्या होगा। ये किसकी पंक्ति है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किसका है। सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह की रचयिता कौन है। श्रीकांत वर्मा, सर्वेश और दयाल सक्सेना, नरेश मेहता या फिर रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रघुवीर सहाय। ये सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह की रचयिता आंसर होगा चौथा ऑप्शन, यानी रघुवीर सहाय। तो अगले प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें एक गद्य दिया गया है जिसको पढ़ करके इसमें जो प्रश्न एग्जाम क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करना है। तो जैसे इसका जो अगला प्रश्न है हमारा कि सौंदर्य की अनुभूति है, सौंदर्य की अनुभूति क्या है। मानसिक आपत्ति सी की स्थिति, हमारी असंतता की तदाकार परिणति, या फिर वस्तुओं का भावना के रूप में ढल जाना, या फिर हमारी सत्ता का ज्ञान हवा हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारी असंतता की तदाकार परिणति। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है। सौंदर्य है ये क्या है, मन के भीतर की वस्तु है और यह सुंदर से पृथक पदार्थ के रूप में है। भाषा का सौंदर्य है, यह भाषा का गड़बड़ झाला है, या फिर चौथा ऑप्शन आया है वीरत्व का ये क्या पर्याय है। तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा कि यह भाषा का क्या है, ये गड़बड़ झाला है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो रूप रंग की वस्तुओं का ज्ञान स्थायी होता है। वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है। सुंदर से सुंदर कोई पदार्थ नहीं। या हम वस्तुओं की गणना हम वस्तुओं की जो भावना के रूप में परिणत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी रूप रंग की वस्तुओं का ज्ञान जो है वो कैसा है, स्थायी होता है। अगला प्रश्न है रूप विवेचन से स्पष्ट है कि हर वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाए। कला का क्षेत्र स्वतंत्र है। भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, या फिर जो भीतर है वही बाहर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, भीतर बाहर का भेद नहीं है, यानी क्या है इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी बात यूरोपीय कला समीक्षा की एक ऊंची उड़ान समझी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन कि सौंदर्य जो है वो कोई बाहर की वस्तु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन, बहुभाषिकता पर जोर कम, बुनियादी साक्षरता को सबसे अधिक प्रोत्साहन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ए, बी और डी। ए, बी और डी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन, ए, बी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है, क्या बाधक है प्रभावशाली शिक्षण में? निरंकुशता, अनिश्चित उद्देश्य, नियोजन या फिर विषय वस्तु का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी निरंकुशता। जो निरंकुशता है ये क्या है, एक प्रभावशाली शिक्षण में क्या है, बाधक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है? प्रधानाचार्य, बच्चा, शिक्षक या फिर समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा। ये किसके अनुभव से आती है? तो ये बच्चे के अनुभव से आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक छात्र की औसत अंकों की गणना उसी तरह है जैसे की गणना की जाती है किसकी? प्रसरण, समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य या मानक विचलन। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा समांतर माध्य। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को किस पर लागू करना चाहिए? अमूर्त ज्ञान, समाज, अभ्यास या वास्तविक जगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्त ज्ञान, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है बौद्धिक विकास का तत्व? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो सहनशीलता है ये बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा? 2032, 2026, 2028 या फिर 2030। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा, यानी 2030 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया? तो पहला है ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं, डिजिटल अंतर को कायम करना, वर्चुअल लैब्स या फिर शिक्षकों के लिए शिक्षण और प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में सर्वांगीण विकास पर क्या करता है? अधिक जोर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा से संबंध कौन सी बात कहीं नहीं कही गई? तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकादमिक संग्रहालयों, वीथिकाओं और धरोहर स्थलों के में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कृति और कृतिकार के युग्मों में असंगत है, एक बताना है कौन सा असंगत है? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध, प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान, छायावाद है नामवर सिंह या फिर यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ये मुक्ति बोध की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? फिर निराश क्यों, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर निराश क्यों, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर निराश क्यों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है। कौन सा असंगत है? आदर्श दंपत्ति, राधा कृष्णदास, भागवती, श्रद्धाराम फिल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भाट, श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, भाग्यश्री श्रद्धाराम फिल्लौरी। ये क्या है? ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? हिंदी नवरत्न पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रीसन या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? तो फिर निराश क्यों, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? फिर निराश क्यों, ये इसका आंसर हो जाएगा फिर निराश क्यों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यास उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है। कौन सा है असंगत? आदर्श दंपत्ति के राधा कृष्णदास, भाग्यश्री श्रद्धाराम फिल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भाट या श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भाग्यश्री। ये श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास नहीं है, ये भाग्यश्री जो है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये है मिश्र बंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म है, बताना है कौन सा असंगत है इसमें। कालिदास की निरंकुशता, तो असंगत युग्म बताना है। कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है आनंद कादम्बरी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, संयुक्ता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास या हिंदी कालिदास की आलोचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी कालिदास की आलोचना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आरंभ किया था। तो ये कब किया था? 1903 में, 1900 ईस्वी में, 1901 में या फिर 1902 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में। ये प्रश्न तो हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा और अच्छे से याद करते चलिए। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः किसका विरोध किया था? ब्रैडले, क्रोचे और टंडन, तीनों का। ब्रैडले का, क्रोचे का या फिर टंडन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ब्रैडले, क्रोचे और टंडन, तीनों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि
रचना और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? अग्रणियों का जमाना हरिशंकर परसाई, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, अर्धनारीश्वर के यज्ञ या फिर साहित्य संस्कृति रामविलास शर्मा। तो जो अर्धनारीश्वर है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इनमें से बताना कौन नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास नामक आलोचना के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर नगेंद्र। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? नामवर सिंह। ये किनकी पुस्तक है? नामवर सिंह की। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिर दग्ध दुखी यह बसदा आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन बरस दो कन कन यह पगली सोए तब भी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पूछा गया है कौन है इन पंक्तियों के रचनाकार? तो ये है महादेवी वर्मा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? पक्षधारता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता या फिर संतुलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षधारता, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये संपादन का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है? वॉच डॉग पत्रकारिता, खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विशेषीकृत पत्रकारिता। ये पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 126वां है कि निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है? जिंदगी और जोंक, खोई हुई दिशाएं, परिंदे या फिर जहां लक्ष्मी कैद है। तो परिंदे को, किसको? परिंदे को क्या माना है? एक नई कहानी की पहली कृति माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो ये जो कर्मनाशा की हार है ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए? निगरानी करना, सूचना देना, मनोरंजन करना या फिर सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना। तो यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो रामदास का पोथा में रैक मुनि अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में दिखते हैं। बारभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से चंद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरा ऑप्शन। बारभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से चंद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन है? बताना है। मेला आंचल, पैती परी कथा, पलटू बाबू रोड या जुलूस
मेलांचल, पति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू। पति परिकथा, मेलांचल, जुलूस या पलटू बाबू। इसका जो आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, मेलांचल, पति परिकथा, जुलूस और पलटू बाबू। तो गाइस ये पीजीटी हिंदी के सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख कर के ज़रूर बताइए कि किसका कितना स्कोर बन रहा है। थैंक यू सो मच।